ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर जिसकी बात पूरी दुनिया कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। मोदी और ट्रंप की यारी 2.0, दोबारा ट्रंप चुनकर राष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त पहुंचे हैं ट्रंप से मिलने के लिए, ये उस वक्त की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पहुंची है व्हाइट हाउस में ट्रंप रिसीव करने पहुंचे। ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और पीएम मोदी गाड़ी से निकले हैं, व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। और व्हाइट हाउस के अंदर पहुंचने के बाद की तस्वीर देखिए। ट्रंप और मोदी मिले। ट्रंप ने मोदी को गले लगा लिया और ट्रंप ने मोदी से कहा आपको बहुत मिस किया है। सुनिए। We miss you. We missed you a lot. We miss you. We missed you a lot. ट्रंप देखिए मोदी से कह रहे हैं कि हमने आपको बहुत मिस किया है। We miss you. और ये बताता है कि ट्रंप और मोदी की ये जो यारी और दोस्ती है ये कितनी गहरी है। जब ट्रंप इससे पहले राष्ट्रपति थे तब भी प्रधानमंत्री मोदी से बेहतरीन रिश्ते थे और दोबारा राष्ट्रपति बनने पर जब पीएम मिले तो ट्रंप कह रहे हैं आपको बहुत याद किया। अगली तस्वीर देखिए। जब मोदी पहुंचे हैं तो ट्रंप ने खुद कुर्सी खींची है मोदी को बिठाने के लिए। ट्रंप ने मोदी का वेलकम किया है और देखिए पीएम मोदी पहुंचे, हाथ बढ़ाया, ट्रंप ने हाथ मिलाया है। उसके बाद पीएम मोदी का हाथ पकड़कर कुर्सी तक लाए और उसके बाद देखिए खुद ट्रंप ने कुर्सी पीछे खींची पीएम मोदी के लिए। पीएम मोदी को कुर्सी पर बिठाया है और न सिर्फ बिठाया है, पीएम मोदी जब तक लिखते रहे तब तक, ये देखिए फिर कुर्सी आगे की, मोदी कंफर्टेबली बैठ पाए। उसके बाद ट्रंप पीछे खड़े रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते रहे। फिर उठे हैं तो देखिए ट्रंप ने पीछे कुर्सी खींची है और पीएम मोदी उठे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ट्रंप का सम्मान है, विश्वास और भरोसा और प्यार है भारत के लिए, जो इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति मोदी के आने पर उनकी कुर्सी खींच रहा है, कुर्सी खींच के सम्मान में उन्हें बैठाता है और फिर उन्हें उनकी वापस कुर्सी खींचता है जब वो खड़े होते हैं। और जब तक मोदी लिखते हैं ट्रंप पीछे खड़े रहते हैं। इस पर पूरी दुनिया बात कर रही है। अगली तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने एक गिफ्ट भी दिया है, एक किताब भेंट की है। वो किताब की तस्वीर आप देख रहे हैं और किताब में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है यू आर ग्रेट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यानी पीएम मोदी के लिए। देखिए अंदर तस्वीरें, वो तस्वीरें जब ट्रंप आए थे भारत, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थैंक यू। जब ट्रंप और भारत के बीच जो ताल्लुक और रिश्ता रहा है, ये उसकी वानगी है। ये किताब पीएम मोदी को फोटो बुक गिफ्ट किए। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, यानी प्रधानमंत्री, श्रीमान प्रधानमंत्री आप महान हैं। ट्रंप ने किताब पर लिखकर ये किताब पीएम मोदी को गिफ्ट की है। इसमें ट्रंप की यादें हैं भारत के साथ जुड़ी हुई। ट्रंप भारत आए, उन्होंने जहां जहां तस्वीरें खिंचवाई, वो आगरा भी गए थे ताजमहल देखने और आगरा की तस्वीर भी इसमें शामिल है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। इस मुलाकात के अलावा मोदी की एक और बड़ी मुलाकात हुई और वो मुलाकात हुई अमेरिका के एक और बड़े ताकतवर शख्स इलॉन मस्क के साथ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी मस्क से मिले हैं, उनसे बातचीत की, पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मस्क इस वक्त ट्रंप की टीम में है, ट्रंप के बहुत करीबी हैं। ट्रंप के पूरे कैंपेन में मस्क रहे और देखिए मस्क ने पीएम मोदी को गिफ्ट भी किया है और प्रधानमंत्री से लंबी बातचीत करते रहे इलॉन मस्क। लेकिन ये पूरी बातचीत देखिए जरा, कैमरे में कैद हुई। पूरी दुनिया का मीडिया कैमरा, माइक, गन माइक लेकर मौजूद था जब ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे थे। लेकिन मोदी ट्रंप मिल रहे थे, पड़ोसी के पेशानी पर बल थे, परेशान थे। पाकिस्तान परेशान था कि मोदी क्या लेकर आ रहे हैं।
यूनुस परेशान थे। जो कुछ ट्रंप ने बांग्लादेश को लेकर पीएम मोदी से कहा है, और चीन परेशान था। ट्रंप ने जो मोदी को गिफ्ट दिए हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। Great job in India. A really fantastic job. A great leader. Better negotiator than me. There's not even a contest. We're going to have a fantastic relationship. दुनिया भर की नजर 2025 की सबसे बड़ी मुलाकात पर थी। व्हाइट हाउस में एक बार फिर दो यार मिले। पूरी दुनिया में इस मुलाकात को लेकर हलचल थी, चीन, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक। ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की, बांग्लादेश पर दो टूक कह दिया। मोदी ही बांग्लादेश का मामला देखेंगे। ट्रंप के इस बयान से बांग्लादेश से लेकर चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। घातक F-35 लड़ाकू विमान का ऑफर भी जिनपिंग और शाहबाज की नींद खराब करने को काफी है। 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड का भी भारत में हिसाब का रास्ता साफ हो गया है। और आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पहला गिफ्ट मिला है वो क्या है। वो बहुत खतरनाक गिफ्ट है। दुश्मन परेशान है। यह है F-35 लड़ाकू विमान। ट्रंप भारत को F-35 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। ट्रंप ये लड़ाकू विमान भारत को देने पर राजी हो गए हैं। ये भारत की ताकत बढ़ाएगा और दुश्मनों की रूह कपाएगा। ये वो F-35 लड़ाकू विमान है। इस विमान की आप खुद तैयारी देखकर आपको अंदाजा होगा ये विमान है क्या, लड़ाकू विमान। आइए मैं आपको बताऊं इसकी खासियत क्या है। ये पहला गिफ्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से भारत के लिए लाएंगे। मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ऐलान किया है, घातक F-35 लड़ाकू विमान भारत को देगा अमेरिका। 2025 से भारत को सैन्य उपकरणों की बिक्री बढ़ जाएगी। F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचने को तैयार हो गया है अमेरिका, और ट्रंप ने इसको लेकर कोई समय सीमा नहीं बताई है। कई अरब डॉलर तक सैन्य बिक्री बढ़ाने का प्रस्ताव है। F-35 लड़ाकू विमान 5th जनरेशन का विमान है। ये 2015 से ये अमेरिकी वायुसेना का अहम हिस्सा है। दुश्मन के रडार की पकड़ में ये नहीं आता है। पहली खासियत 2800 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक बार में। F-35 जेट में दर्जनों मिसाइल लगाई जा सकती हैं, यानी दुश्मन के ठिकाने तबाह। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मारक क्षमता 1850 किलोमीटर है, यानी मिसाइल दाग सकता है इतनी दूर। इसकी ऑपरेशन रेंज 3700 किलोमीटर है। चीन और पाकिस्तान के कई इलाके इसकी रेंज में आ जाएंगे। 50,000 फीट की ऊंचाई तक यह उड़ान भर सकता है। लंबी दूरी की घातक मिसाइल भी ले जा सकता है, और 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका का सबसे महंगा विमान है F-35। F-35 फाइटर प्लेन की कीमत है 715 करोड़ रुपए। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है, और भारत के पास लड़ाकू विमान को लेकर रूस से भी प्रस्ताव है। अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वो डील किससे करता है। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही कि वो भारत को यह लड़ाकू विमान देगा। There is truly a special bond between the इस साल की शुरुआत में हम भारत में सैन्य बिक्री को कई अरब डॉलर तक बढ़ाएंगे। हम भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। तो ट्रंप भारत को बहुत से हथियार देने की तैयारी में है। यह एक बड़ी डील का हिस्सा है। लेकिन पीएम मोदी और ट्रंप के दरमियान बांग्लादेश को लेकर भी बात हुई। बांग्लादेश के यूनुस बाइडेन के करीबी रहे हैं। जब बात हो रही थी मोदी और ट्रंप में बांग्लादेश को लेकर, अमेरिका में ही यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं अमेरिका में बांग्लादेश के खिलाफ, यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। न सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ
बल्कि एक हिंदू संत जिसे अरेस्ट किया है, जो जेल में है महीनों से, चिन्मय प्रभु के हक में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा था ट्रंप और मोदी जब मिल रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये चिन्मय प्रभु के फेवर में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है और मांग है उन्हें रिलीज करने की, वो बेगुनाह है। रिलीज चिन्मय दास प्रभु, रिलीज चिन्मय दास प्रभु, रिलीज चिन्मय दास प्रभु, रिलीज चिन्मय दास प्रभु, रिलीज चिन्मय दास प्रभु। अब इस मुलाकात में सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा इलाज बांग्लादेश को लेकर हुआ है, वो इलाज यूनुस का हुआ है। मोदी ट्रंप में बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हुई। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हाल की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया। बांग्लादेश के हालात में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, ट्रंप ने कहा। तख्तापलट और यूनुस को कमान को लेकर अमेरिका पर शक है। ट्रंप ने इस सवाल पर अमेरिका का हाथ होने से इनकार किया है। ट्रंप ने कहा, बांग्लादेश का मामला मैं प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं। ट्रंप ने इस बयान से दुनिया में भारत की ताकत जाहिर कर दी है और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान और चीन को भी संदेश दिया है। इससे ट्रंप मोदी की दोस्ती की गहराई का अंदाजा भी मिलता है। ट्रंप सरकार के आते ही बांग्लादेश को लगातार झटके लग रहे हैं। अमेरिका से बांग्लादेश को आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी गई है। 2021 में अमेरिका बांग्लादेश में समझौता हुआ था। 5 साल में 8,000 करोड़ की आर्थिक मदद मिलनी थी। अमेरिका बांग्लादेश को 3,565 करोड़ रुपए दे चुका है। कर्ज में दबा बांग्लादेश अब ब्याज नहीं चुका पा रहा है। ट्रंप ने सब्सिडी और समझौते तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया है। एक एजेंसी ने अचानक अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। एक साथ 1,000 से ज्यादा लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। बांग्लादेश में कई और एजेंसियां ऐसा ही कदम उठा सकती हैं। हजारों बांग्लादेशी युवाओं की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। कई कंपनियां भी बांग्लादेश में अपने निवेश पर विचार कर रही हैं। अब इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर संकट मंडरा रहा है। बांग्लादेश में अगस्त महीने में हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनी। तख्तापलट के बाद 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए बांग्लादेश में। यूनुस सरकार में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों में तेजी आई है, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। अमेरिका दौरे के अगले ही दिन भारत बांग्लादेश बैठक की तारीख भी तय हो गई है। सोचिए, इधर मोदी ट्रंप मिले, इधर बात करने को राजी हो गया है बांग्लादेश। दोनों देशों में डीजी स्तर की बैठक 17 से 20 फरवरी को दिल्ली में होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बांग्लादेश के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा, इसको मैं नहीं, इसको पीएम मोदी खुद देख लेंगे। भारत सरकार ने भी, पीएम मोदी ने भी ट्रंप से बांग्लादेश पर निजी तौर पर बात की है। सुनिए। आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा और ये साफ भी दिखता है बाइडेन प्रशासन की ओर से कैसे अमेरिका का डीप स्टेट वहां काम कर रहा था। हमारे डीप स्टेट का वहाँ कोई रोल नहीं है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर प्रधानमंत्री लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस पर काफी वर्षों से काम कर चुके हैं। मैं बांग्लादेश का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान बांग्लादेश में हाल के घटनाओं पर चिंताओं को लेकर उनके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के संबंध स्थिर और रचनात्मक संबंधों की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताऊं दूसरी बड़ी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको 26/11 याद है, बांग्लादेश का इलाज हो गया। अब बात आतंकवाद की करते हैं। 26/11 आतंकी हमला जो हुआ था, इसका जो मास्टरमाइंड है वो अमेरिका में इतने सालों से है। इसका नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर राणा को पीएम मोदी लेकर आएंगे, यानी ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को तहव्वुर राणा को ले जाने की इजाजत और मंजूरी दे दी है। भारत का गुनहगार भारत आएगा और इसका सही से इलाज होगा। देखिए, पीएम मोदी से ट्रंप ने तहव्वुर राणा पर क्या कहा है। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भारत आएगा। तहव्वुर हुसैन राणा अब जल्द ही भारत आने वाला है। मोदी के अमेरिका दौरे में यह सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने इसका ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, मुझे यह ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मेरी सरकार ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों में शामिल मुंबई के खौफनाक हमलों की साजिश के आरोपी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब वो भारत जाकर न्याय का सामना करेगा।
64 साल का राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 26/11 मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। तहव्वुर राणा ने हेडली को मुंबई में ऑफिस खोलने में मदद की थी। पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। उसे लाने के लिए भारत सरकार 6 साल से कोशिश कर रही थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद उसके भारत को प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अब तहव्वुर हुसैन राणा भारत लाया जाएगा। इसके लिए एजेंसियां तैयारियों में जुट गई हैं। अभी से कानूनी दस्तावेज और वारंट अमेरिकी अधिकारियों से साझा किए गए हैं। तहव्वुर हुसैन राणा को तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है और तिहाड़ जेल में उसे कहां रखा जाएगा, इस पर मंथन जारी है। विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद एनआईए की टीम अमेरिका रवाना होगी और मुंबई हमलों में 174 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। इसलिए अब तहव्वुर हुसैन राणा भारत लाया जाएगा और इसका हिसाब होगा और जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा। सुनिए जरा ट्रंप ने क्या कुछ कहा। भारत तहव्वुर राणा पर आपके फैसले का स्वागत करेगा। इसी से जुड़ा एक सवाल है। हाल के दिनों में अमेरिका में भारत के खिलाफ कुछ संगठनों ने आवाज उठाई है। ये भारत में आतंकी गतिविधि में शामिल है। क्या अमेरिका में ये आगे भी जारी रहेगा? मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने भारत में न्याय का सामना करने के लिए साजिशकर्ता और दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, जिसका संबंध 2008 के भयानक मुंबई आतंकवादी हमले से है। वो न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस जा रहा है। जो भी भारत और हिंदुस्तान की सीमा और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, उस पर कार्रवाई हो, उसमें हर देश को सहयोग करना चाहिए। तहव्वुर राणा जो 26/11 के मुंबई के हमलों का एक प्रकार से प्लानिंग का मास्टरमाइंड रहा है, उसके एक्स्ट्राडिशन को अमेरिका ने मान्यता दी है। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का फैसला है, इससे निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को जिसने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, हिंदुस्तान के कानूनों के अंतर्गत कड़ी सजा मिलेगी। हाँ, राणा उसको देने की बात कही और भी बहुत सारे लोग हैं जो भारत के खिलाफ वहाँ साजिश रच रहे हैं। मुंबई कर और हमारे देश में एक लंबी संघर्ष के बाद इनको वापस लाया गया है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई हमारे देश की तरफ अगर बुरी निगाहों से देखेगा या बुरे काम करेगा तो हम भी चुप नहीं रहने वाले हैं। उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होगी। और अगर देश का कोई दुश्मन कहीं और है तो उसको भारत लाना और कानून के तहत उसको कड़ी सजा दिलाना, ये भी प्राथमिकता रही है। मुंबई को हमले से दहलाने वालों को भारत लाना और उन पर भारत के कानूनों के अनुसार कठोर कार्रवाई करना। प्रधानमंत्री जी जो भगोरे यहाँ से पैसे लेके भागे हैं, बाहर में हैं, दाऊद इब्राहिम हैं, तो कब लाइएगा? हम तो कह रहे हैं लाइए, सबको ले आइए। अब आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने अपनी टीम से मिलवाया है। ये ट्रंप की टीम, एनएसए और बाकी लीडर्स जो ट्रंप की इस पूरी कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो मेन प्लेयर्स ट्रंप के, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी बड़ी चीजें अमेरिका से लेकर आ रहे हैं, या मैं इसे ऐसे कहूं, अमेरिका और भारत के बीच, मोदी और ट्रंप के बीच जो बड़ी बातें हुई हैं, मोदी जो बड़े तोहफे भारत के लिए लेकर आए हैं इस मुलाकात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आने से पहले आपको बताऊं, भारत को F-35 फाइटर देगा अमेरिका। एक बड़ी चीज ये, आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजेगा अमेरिका। बांग्लादेश मुद्दे पर फैसला मोदी लेंगे, यह कहा ट्रंप ने। खालिस्तान मुद्दे पर भारत की मदद करेगा अमेरिका। भारत को तेल और ऊर्जा सप्लाई करेगा यूएस। एआई डेवलपमेंट के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने मोदी को खुद से बेहतर मोलभाव करने वाला भी बताया है और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेगा अमेरिका। एशिया पैसिफिक के लिए भारत अहम देश है। भारत अमेरिका डिफेंस बिजनेस और बढ़ाएंगे। भारत के साथ व्यापार घाटा कम करने पर सहमति बनी है। लॉस एंजलिस और बॉस्टन में नए दूतावास खुलेंगे और न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने पर सहमति मिली है। और इस बातचीत में आपको बताऊं, पीएम मोदी ने कहा, ट्रंप और हम
ये एक एक मिलकर 2 नहीं, ये एक एक मिलकर 11 होता है। तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा, आप मुझसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, यानी मुझसे बेहतर तरीके से आप मोलभाव करना जानते हैं अपने देश के लिए। सुनिए। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आए। राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher आप दोनों में बेहतर नेगोशिएटर कौन है? Who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator. मोदी मुझसे बेहतर नेगोशिएटर हैं। हम दोनों में इसको लेकर कोई तुलना नहीं है। तो ट्रंप कह रहे हैं मोदी मेरे से बेहतर तरीके से मोलभाव कर सकते हैं, हम दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन देखिए, मोदी गए हैं तो भारत के लिए बहुत कुछ लेकर आने की तैयारी में। प्रधानमंत्री मोदी मस्क से मिले हैं। मस्क एक बड़े कारोबारी हैं, स्टारलिंक के मालिक हैं। तो प्रधानमंत्री और मस्क की मुलाकात हुई और मस्क अपने परिवार के साथ आए थे। उनकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे उस दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बच्चों के साथ खेलते भी रहे, दुलराते भी रहे, गिफ्ट भी दिया। अगली तस्वीर देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं, अब ट्रंप बैठे थे तो मस्क के बेटे ने कहा कि आप राष्ट्रपति नहीं हो, कुर्सी से उठ जाओ। सुनिए जरा। This may seem like, well, are we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, FAX, you would have to. मस्क के बेटे को आप सुन रहे हो, वो कह रहे हैं, ट्रंप से कह रहा है कि आप राष्ट्रपति नहीं हो और चले जाओ यहां से। मस्क का बेटा कह रहा है कुर्सी से उठ जाओ। राइट, अब आपको बताता हूं कि मस्क के साथ क्या कुछ भारत की डील हुई है। आखिर मस्क क्या भारत आने वाले हैं अपनी कंपनी के साथ, इससे जुड़ी खबर यह है कि अमेरिका दौरे में मोदी की एलोन मस्क से मुलाकात हुई और मस्क ने पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। मोदी और मस्क के बीच तकरीबन 55 मिनट तक चर्चा हुई। मस्क के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। मोदी ने बच्चों को गिफ्ट भी दिया है। मुलाकात के बाद स्टारलिंक के भारत में एंट्री की अटकलें हैं। अब मैं आपको बताऊं ये स्टारलिंक है क्या। मस्क की स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। ये आप देख रहे हैं अंतरिक्ष में इस तरह के सैटेलाइट जो आप झुंड देख रहे हैं, ऐसे सैटेलाइट अंतरिक्ष में मस्क के हैं। स्टारलिंक हजारों सैटेलाइट का एक ग्रुप है जो धरती के काफी करीब लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे बहुत तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी देना आसान हो जाता है। स्टारलिंक में कोई केबल नहीं होता है। इसकी वजह से दूर दराज के इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 25 और 220 एमबीपीएस के बीच डाउनलोड स्पीड मिलती है इसमें। रॉयटर्स का दावा यह है कि स्टारलिंक की भारत में एंट्री हो सकती है। स्टारलिंक भारत में अपनी ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कर सकता है। मोदी से मुलाकात को मस्क ने बेहद शानदार बताया। दरअसल स्टारलिंक भारत में सर्विस देना चाहता है और सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। ये है मस्क और मोदी के बीच मुलाकात के मायने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत फायदेमंद रहा भारत के लिए। उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से रवाना हुए। ये वो तस्वीर है, अमेरिका से भारत के लिए वापस आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। रास्ते में खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बैंक में फंसी लाखों की कमाई। किनकी कमाई? दरअसल आरबीआई ने एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी है, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर। बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया। सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगाकर। ये लोग अपने पैसे के लिए पहुंचे हैं। इनके लिए मुश्किल ये है कि अब ये अपना पैसा नहीं निकाल सकते, परेशानी है। देख रहे हैं बैंक में ताला लगा है। पुलिस मौके पर मौजूद, लोगों में गुस्सा है, पुलिस लोगों को समझा रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। चारों तरफ लोग परेशान हाल हैं, जाएं तो जाएं कहां, पैसा किससे लें। इनकी अपनी जमा पूंजी है जो बैंक में है, जिसे निकाल नहीं सकते। बैंक में ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं है, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा, बैंक पर बैन और लाखों लोग बेचैन हैं। एटीएम बंद है, बैंक बंद है, कहीं से पैसा नहीं निकाला जा सकता। पूरी तरह से ताला लगा दिया, एटीएम आउट ऑफ सर्विस हो गया। आरबीआई के एक फैसले से मच गया हाहाकार और बैंक के बाहर लग गई भारी कतार। जैसे ही खबर फैली कि आरबीआई ने एक बड़े बैंक को बैन कर दिया है, तो महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के जिन जिन हिस्सों में बैंक की शाखाएं हैं, लोग दौड़े दौड़े पहुंच गए। बैंक में जमा अपने पैसों को निकालने की होड़ मच गई। इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उठ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं, तो बोलना चाहिए ना कि बाबा इसी आगे वाली बात है। वो लोग बता भी नहीं रहे हैं कि वो लोग कितने दिन कैसे ऑपरेट करने देंगे। कोई अपनी एफडी तोड़वाने पहुंच गया, कोई सालों की जमा पूंजी निकलवाने पहुंचा, तो कई लोग रिटायरमेंट के पैसे निकालने में लग गए। उन्हें लगा कि बैंक बंद हो उससे पहले अपनी कमाई को निकाल लें, लेकिन लोगों को बैंक से अपने ही पैसे नहीं मिल रहे और आगे कब मिलेंगे इसकी भी कोई जानकारी नहीं। EMIs वगैरह जो भी है वो सब मैंने रुका दी, तभी वो मुझे सब करना, बर्डन करना, क्योंकि अभी मैं तो ग्राउंड लेवल पे आ गया हूँ। वही पैसा तो बोलते दो तीन महीने बाद में मिलेगा, वो मिलेगा क्या नहीं मिला किसको मालूम। पब्लिक को रोज परेशानी है बैंक की तरफ से और कुछ नहीं है। पेमेंट 6 महीने के बाद, ये तो ये गलत बात है, ये चीज है, बहुत गलत बात है। अब सोचिए जरा लोगों का हाल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों परेशान है लोग, उनकी आप बीती सुनिए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं लोग। लोग बैंक पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक का शटर बंद, एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो कई महिलाओं और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी के रिटायरमेंट के 20 लाख रुपए बैंक में फंस गए, कई सोसाइटी के 40 से 50 लाख रुपए बैंक में अटक गए। किसी की बेटी की कुछ दिन बाद शादी होने वाली है, पैसा कहां से निकालें, सारी जमा पूंजी बैंक में फंसी है, लेकिन जिसे वो ना निकाल सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के माँ बाप या रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब वो आगे का इलाज नहीं करा पा रहा है, क्योंकि बैंक से पैसे निकल नहीं रहे, एटीएम चल नहीं रहा है। सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य भी दांव पर है। अगले महीने से बच्चों की सालाना परीक्षा है, लेकिन माता पिता बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। न बैंक से पैसे निकल रहे हैं, न चेकबुक, न एटीएम चल रहा है। यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ा है, तो लेकिन कैश खत्म हो गया है, लोग अब कैश रखते नहीं। बैंक पर पाबंदी लगी तो बैंक का यूपीआई भी नहीं काम कर रहा है, यानी बैंक में जमा अपने ही पैसों को लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। इस बैंक में ज्यादातर मध्यम वर्ग और गरीब तबकों का खाता है। बैंक में लेन देन पर रोक लगी तो हजारों लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों को चिंता हो रही है कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। ग्राहकों की परेशानी और नाराजगी देखते हुए पुलिस लगा दी गई है। सुनिए जरा, लोगों में नाराजगी और गुस्सा भी है, परेशान भी है, बेबस भी है। करें तो क्या करें, सुनिए। कोई बता रहा नहीं पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, खाली लॉकर वालों को सोना दे रहे, बस जमा करके घर काम करके पेट मार के हम लोग जमा करते हैं, हमको पैसा मिलना चाहिए।
कैसा ये करता है, काम करके मेहनत करके कमाता है, 2 रुपया 3 रुपया जमा करता है, ये ऐसा भागने का जमा करेगा क्योंकि हमारा पूंजी सब उसके ऊपर पड़ेला है। लेके जाओ, हमको लॉकर में लेके जाना, किधर लेके जाना लेके जाओ, कम से कम उधर तो दाल भात खाएंगे, तो यहाँ से कहाँ से खाएंगे हम लोग? पूरा पैसा बैंक में है, जीपे नहीं कल से हो रहा है, बच्चे लोग का फी नहीं जा रहा है, तो हम करेंगे क्या? मेरे पैसे अटके हुए, मेरी माँ हॉस्पिटल में, मैं क्या उसको मरने दूं? मेरे पैसे अटके, एक क्या बात करूं सर, मैं आप खुद ही बोलो। ये पहले भी हो चुका है, ऐसे नहीं कि पहली बार ही हुआ है, किसी को पैसे दिया नहीं है, सेकंड टाइम भी। ये लोग का क्या है पता है, पैसे लो और भाग जाओ। परसों ही पैसा भरा, मेरे को कैंसर की बीमारी है, तो मेरे को परसों ही मेरे बेटी ने पैसा भर दिया। तो अब क्या कह रहे हैं लोग? क्या मालूम, मेरे को पैसा चाहिए तो अभी इधर भी है, ये लगा है इधर। अभी शादी का बात चलाने का था, अभी इधर 1 रुपए भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? शादी के लिए खड़ी हो जाएगी तो कहाँ से लाएंगे पैसे हम लोग? सुबह से इधर मर रहे हम लोग, देते नहीं, कुछ बोलते नहीं बराबर। अकाउंट सीज कर दिया है, मतलब सब बंद हो गया है, एफडी बंद, मेरा एफडी है उस बैंक में, बैलेंस है सब ब्लॉक कर दिया। मैं मम्मी को उठा के लॉकर ऑपरेट करना, लॉकर उठा के लेने को आया हूँ मैं। उनको हिंदू जैसा भी लेकर आया हूँ और वापस उनको भी भर्ती करना है, हमको MRI करवाना, उनको ब्रेन का देखना अब चल कैसे रही है वो। बाहर जाने वाले रियली नीड अ मनी, पेटीएम नहीं वर्क कर रहा है, ना बैंक से विड्रॉ कर सकते, चेक से ना ATM से। इन्होंने मुझे सुबह मॉर्निंग में मैसेज किया कि आके अपना डेबिट कार्ड लेकर जाओ, तभी ये मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम होने। दे शुड इन्फॉर्म द कस्टमर, दिस इज वेरी बैड। एंड कल आई थी पैसे निकालने, मुझे सिडनी जाना है, मेरे 78,000, देखो मैं आपको पासबुक बता सकती हूँ, 78,000 था। कल मैं बोला कल लेके जाओ, और आज देखो ये लफड़ा हो गया, अब मैं कैसे जाऊँगी? हम लोग मछुआरे हैं, हम लोग को डेली पैसा यूज करना पड़ता है। कभी हम लोग का बोट 2 दिन में आता है, कभी 4 दिन में, 15 दिन में। हम लोग को 3-4 लाख रुपए खर्चा है, 4-15 दिन में, 20 दिन, तो पैसा कहाँ से लाने का भी नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसा करेगा? 1000 कभी 15,000 ऐसा भरते, हम घर काम करते हैं सर, तो हम लोगों को थोड़ी पता है। अभी इधर आता है भरता है लोग, हम लोग किस लिए भरता है? अपनी सेफ्टी के लिए भरता है। बैंक में विश्वास करके पैसा भरता है, ऐसा करेगा नहीं चलेगा। हमारा गरीब का पैसा है हम लोग का। आपका लॉकर है? हाँ। कुछ बात हुई आपकी किसी से? कुछ बता रहे हैं? मुझे मालूम ही नहीं, जस्ट आई वाज गोइंग फॉर द वॉक, आई जस्ट केम, मेरी मेड ने बोली कि जाओ देखो उधर क्या भीड़ है, सो आई जस्ट केम, आई नेवर न्यू ओनली। समस्या हो गई हमारा, हमको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। हमारे तो यहाँ पे सब कुछ है, FD है, करंट अकाउंट है, सेविंग, सब कुछ इसके अंदर ही है, कहीं और बैंक में हमारा अकाउंट ही नहीं है, तो इनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। आज हमको 30 साल से हम इसमें आ रहे हैं, 30 साल हो गए मैं इसमें आ रहा हूँ। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या नौबत आ गई कि बैंक बंद करना पड़ गया। इसके पीछे वजह क्या है? RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को बैन कर दिया। 57 साल पुराना यह बैंक महाराष्ट्र, गुजरात में खूब चलता था। बैंक का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय मुंबई में है और देश भर में इसकी 26 ब्रांच है। इस सहकारी बैंक में लोगों के कुल 2,436 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन बैंक के ग्राहक अब अपना पैसा नहीं निकाल सकते। RBI ने बैंक पर नया लोन देने या लोन रिन्यू पर रोक लगा दी। बैंक में किसी तरह का पैसा जमा करने या FD पर भी बैन लगा दिया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक किसी तरह का निवेश नहीं कर सकता है, अपनी संपत्ति बेचकर पैसे जुटाने का फैसला भी नहीं ले सकता है। बैंक की खराब हालत के चलते RBI ने कड़ा कदम उठाया है। 2023 में इस बैंक को 30 करोड़ 75 लाख रुपए का घाटा हुआ था। 2024 में बैंक को करीब 23 करोड़ का घाटा हुआ। RBI ने कहा कि बैंक पर पाबंदी फिलहाल 6 महीने के लिए है। अगर बैंक की हालत नहीं सुधरती है तो इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। तब तक NICB बैंक के बोर्ड को भी भंग कर दिया गया है, लेकिन बैंक का न लाइसेंस रद्द किया है न इसे बंद किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और कोऑपरेटिव में मुझे नहीं पता है कि किस कारण वो घटना हुई होगी जहां पर अकाउंट, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची है। जो लोग अगर रिबेट भी दे रहे हैं या आपके 12 लाख पर कर रहे हैं, तो बताओ महंगाई क्या है? अगर महंगाई कम कर देते तो शायद सबको लाभ मिलता। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो RBI इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से RBI ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। अब सवाल ये है कि ये क्या दूसरे बैंकों में भी हो सकता है? देख रहे हैं लोग लाइनों में लगे। अगर कोई बैंक वाकई बंद हो जाता है और आपका पैसा जमा है
तो बैंक के ऊपर क्या लायबिलिटी है, कितना पैसा वो वापस कर सकता है, करेगा भी या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना करेगा, ये आपको बताता हूं। यह बैंक में कैश जमा होता है आपका, और आप जाते हैं कैश काउंटर पर, कैशियर से पैसा लेते हैं या एटीएम से निकालते हैं। लेकिन बैंक अगर बंद हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? आपके पूरे पैसों की बैंक कोई गारंटी नहीं देता है। बैंक में जमा सिर्फ 5 लाख रुपए तक की गारंटी है। यानी आपके बैंक में 10 लाख 20 लाख जमा है, और बैंक बंद होने से अगर ये पैसे डूब गए तो भी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। बैंकिंग नियमों के तहत 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। अगर बैंक की अलग अलग ब्रांच में 5 लाख से ज्यादा जमा है तो भी बैंक के दिवालिया होने या डूबने पर 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। अगर बैंक में 5 लाख से कम जमा है तो उतना ही मिलेगा जितना जमा है। लेकिन ग्राहकों को यह रकम तुरंत नहीं मिलती है। बैंक में जमा पैसे मिलने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। पैसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पूरी रकम एक बैंक में न रखें। छोटे और लोकल बैंक में ज्यादा रकम रखने से बचें। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बड़े बैंक में पैसे रखें। इनमें कोऑपरेटिव बैंक से बेहतर सुरक्षा मानक होते हैं। यह है बैंक का मानक। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, भ्रष्टाचारियों पर योगी आदित्यनाथ ने चाबुक चला दिया है। देखिए तस्वीर, योगी आदित्यनाथ आज, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। योगी आज एमपी के सीएम मोहन यादव से मिल रहे थे। दोनों की मुलाकात हुई और एमपी के सीएम ने मानो योगी का वेलकम किया हो और यह भी कहा कि योगी का जो शासन तंत्र है और न्याय व्यवस्था है उसी के पद चिन्हों पर बाकी भी चल रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, यह आप देख रहे हैं 4 एनकाउंटर यूपी में हुए आज। गाजियाबाद, मथुरा, नोएडा और बागपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। एक एनकाउंटर गाजियाबाद में हुआ है, दूसरा मथुरा में आप कंधे पर देख रहे हैं बदमाश को, नोएडा में आप देख रहे हैं और बागपत में देख रहे हैं। लेकिन योगी दूसरी तरफ एक और एक्शन ले रहे हैं। जो अधिकारी भ्रष्ट है, करप्ट है, योगी करप्शन भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। 3 अधिकारियों का बैग पैक कर दिया है योगी ने। अपराधियों के बाद अब योगी ने भ्रष्टाचारियों पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। योगी ने इसकी शुरुआत 3 भ्रष्ट पीसीएस अधिकारियों से की। भ्रष्टाचार में शामिल एक अधिकारी को योगी ने सीधी नौकरी से निकाल दिया, जबकि घोटाले में शामिल 2 अफसर निलंबित कर दिए। योगी की इस कार्रवाई से पूरे यूपी में हड़कंप है और भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली। और आइए अब आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ ने जिन अधिकारियों पर एक्शन लिया है, एक की छुट्टी कर दी है, नौकरी से ही निकाल दिया है। कौन है वो? यूपी में 3 अधिकारियों पर योगी ने कार्रवाई की है। पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद को नौकरी से निकाल दिया है, जबकि 2 पीसीएस अधिकारियों को योगी ने सस्पेंड कर दिया है। सबसे पहले देखिए, गणेश प्रसाद 2011 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। कुशीनगर में तैनाती के दौरान इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ग्राम समाज की जमीन के पट्टे में नियमों का उल्लंघन किया। दिसंबर 2022 में जौनपुर का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया। यहां भी इन पर वित्तीय अनियमितताएं बरतने के आरोप लगे। इसे लेकर पिछले साल अक्टूबर में इन्हें सस्पेंड किया गया था। अब मुख्यमंत्री योगी ने नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया है। अगले दूसरे पीसीएस अधिकारी मदन कुमार पर कार्रवाई की गई है। दरअसल उन पर भूमि अधिग्रहण में घपलेबाजी का आरोप था। पीसीएस मदन कुमार 2021 में बरेली में नगर मजिस्ट्रेट रहे। इस दौरान 4 लेन के लिए जमीन अधिग्रहण में घोटाला हुआ और यह जमीन अधिग्रहण घोटाला 200 करोड़ का बताया जा रहा है। जांच के बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई और इसी सिफारिश के बाद मदन कुमार सस्पेंड किए गए। अगला नाम देखिए, पीसीएस आशीष पर भी कार्रवाई हुई है। बताया जाता है कि पीसीएस आशीष भी सस्पेंड किए गए हैं। मदन कुमार के साथ जमीन अधिग्रहण में शामिल थे ये। उन पर पेशेवर खरीदारों से साठगांठ कर घोटाले के आरोप थे। फिलहाल योगी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं, अखिलेश के विधायक को 100 रुपए की सजा हुई है। कौन है वो विधायक? दरअसल नाहिद हसन को आप देख रहे हैं। अखिलेश के विधायक रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की सजा के रूप में उन्हें 100 रुपए की सजा मिली है, 100 रुपए का जुर्माना। नाहिद हसन अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, अपनी हरकतों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अखिलेश के विधायक पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कैराना से विधायक नाहिद हसन पर 100 रुपए का जुर्माना लगा है। जुर्माना ना भरने पर नाहिद हसन को 1 महीने जेल में रहना होगा। नाहिद हसन शामली कैराना क्षेत्र के मजबूत नेता माने जाते हैं। इनकी बहन इकरा हसन कैराना से ही सपा सांसद है। 11 साल पुराने एक मामले में नाहिद पर यह फैसला आया। 2014 के लोकसभा चुनाव में शामली में विवादित बयान दिया था। पीएम मोदी और मायावती को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। मायावती का पागल हाथी शामली कैराना में नहीं घुस पाएगा। शामली के दरोगा ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। 10 साल में इस केस पर 129 बार सुनवाई हुई और अब 100 रुपए के आर्थिक दंड का फैसला आया है। सजा की रकम भले ही कम है, लेकिन संदेश बड़ा है। एक जनप्रतिनिधि को मर्यादा और संवेदनशीलता में रखनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि दिल्ली की कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली की सीएम को लेकर लगातार बात हो रही है, कयास और अटकलें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अमेरिका से फ्लाइट ले ली है। भारत आने के बाद नाम फाइनल होगा। लेकिन क्या नया सीएम तय कर लिया गया है? कौन से चेहरे हैं? बहुत से चेहरे हैं। इनमें से क्या कोई सीएम होगा या कोई ऐसा चेहरा होगा जो अब तक शायद पर्दे के पीछे था? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर देख रहे हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग पहुंची थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रचार किया था, उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह शालीमार बाग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रेखा गुप्ता गृह मंत्री अमित शाह के साथ आप देख रहे हैं। उस दौरान जब रोड शो कर रही थी तब गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो कर रहे थे उनके इलाके में। और इस बीच सभी नेता अपनी दावेदारी दिखाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कैमरे के सामने रोज आ रहा है। एक और विधायक है, नए विधायक मनीष सिसोदिया, जो सीट छोड़कर गए थे, उस सीट से जो जीते हैं, नेगी, रविंद्र नेगी, आज लोगों से कहते नजर आए कि जेसीबी चलवा दूंगा, बुलडोजर चलवा दूंगा। नहीं तो जेसीबी नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या आपका? मेरा अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई, यहाँ जेसीबी लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में। आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप टीटीए की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। तो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से, भाई के नाते, ये 2-3 दिन के अंदर समेट लो अपना, नहीं तो जेसीबी बुलाऊंगा, एकदम सब कर दूंगा तामझाम पूरा एक तरफ। तो नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या आपका? मेरा अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। खबर है कि दिल्ली के नए सीएम का फैसला हो गया है। मोदी के अमेरिका से दिल्ली लौटते ही नाम पर मोहर लग जाएगी। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। खबर है कि मंत्रियों के नाम की लिस्ट भी तैयार है। मंत्रियों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। स्पीकर के नाम का ऐलान भी होना है। बस तारीख, टाइम और लोकेशन पर मोहर लगनी है। लेकिन आप कह रही है कि बीजेपी में घमासान मचा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कौन सा चेहरा है जो सीएम हो सकता है, क्योंकि अटकलें और बढ़ गई हैं कि कोई महिला ही सीएम होगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। खबर यह है, सूत्रों के मुताबिक नाम का ऐलान जल्द होगा। प्रधानमंत्री के दिल्ली लौटते ही ऐलान हो सकता है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फिलहाल चुप्पी है। खबर है कि रेखा गुप्ता को कमान मिल सकती है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से विधायक बनी है। नए सीएम का शपथ ग्रहण 19 फरवरी को हो सकता है। खबर है कि शपथ ग्रहण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कराया जाएगा और इससे पहले 16 या 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी और पार्टी ने 15 विधायकों की लिस्ट फाइनल बनाई है, जिनमें 7 मंत्री के साथ 1 स्पीकर होगा। रेखा गुप्ता कौन है? महिला होने की वजह से रेस में इस वक्त सबसे आगे हैं, क्योंकि बीजेपी और एनडीए के 21 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है।
और 2029 में बीजेपी और एनडीए के कोर एजेंडे में महिला वोटर है। इसी एजेंडे के तहत मोदी संसद में महिला आरक्षण ला रहे हैं और ऐसे में महिला सीएम का बड़ा फायदा पार्टी को मिल सकता है। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव भी हैं, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और रेखा गुप्ता छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रही हैं। रेखा नगर पार्षद रही हैं, दक्षिणी दिल्ली की मेयर भी रही हैं। अपने शुरुआती दिनों से आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी रही हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली से सटे हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं। मोदी, शाह, गडकरी और नायब सैनी ने इनका प्रचार किया था, इसलिए रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान जल्द होने के चर्चे गर्म है। एक और नाम है, रेखा गुप्ता नंबर 1 पर है। शिखा राय का नाम भी रेस में चल रहा है। सीएम के लिए रेस में है। शिखा राय ग्रेटर कैलाश से विधायक बनी है। आपके दिग्गज सौरभ भारद्वाज को हराया है। शिखा राय पेशे से वकील हैं, पंजाब से पढ़ाई लिखाई की है। शिखा राय 2 बार एमसीडी में पार्षद भी चुनी गई हैं। यह था इनका तारुफ। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सीएम के नाम में देरी हो रही है, सियासतदान क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है और दिल्ली में सीएम कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही व्यक्ति के विषय में तय करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज रात तक आ रहे हैं, कल परसों में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। आप और आइए अब आपको दिखाऊं सुनीता विलियम्स। आखिर सुनीता विलियम्स की तारीख तय हो गई है कि कब उन्हें भारत पृथ्वी पर वापस आना है, धरती पर। मार्च की डेट तय हुई है। सुनीता विलियम्स लंबे वक्त से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, सुनीता विलियम्स से जुड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि उन्हें चलने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि लंबे वक्त से वो अंतरिक्ष में रही हैं। जब धरती पर लौटेंगी तो धरती पर लौटने के बाद उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि वो चलना भूल गई हैं, कि चलते कैसे हैं, बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये नहीं याद आ रहा है। आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्यों और कैसे होता है? सुनीता विलियम्स 8 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। नासा ने 12 मार्च को उनकी वापसी का ऐलान किया, लेकिन उनकी वापसी में कई तरह की समस्याएं होंगी। वो अंतरिक्ष स्टेशन पर है जो धरती से 400 किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने से वहां जीवन अलग है। 280 दिन अंतरिक्ष में बिताने से उनके शरीर में बदलाव होंगे। धरती पर लौटने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहली, धरती पर लौटने पर चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने से अंतरिक्ष में कोई मेहनत नहीं होती। ऐसे में शरीर की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और धरती पर लौटने पर शरीर को गुरुत्वाकर्षण से तालमेल बिठाना पड़ता है। कुछ दिन का वक्त लगता है और इस दौरान चलना फिरना मुश्किल होता है। दूसरी समस्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में महीनों तक रहने से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और सबसे ज्यादा असर पैर, पीठ और गर्दन की हड्डियों पर पड़ता है। इससे सुनीता को शारीरिक गतिविधि में तकलीफ होगी। धरती पर अंतरिक्ष में ज्यादा दिन रहने पर आंख की समस्या भी हो जाती है। जीरो ग्रेविटी में शरीर का तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंखों के पीछे की नसों पर दबाव पड़ता है। ऐसे में सुनीता को धरती पर लौटने पर चश्मा लगाना पड़ सकता है और अंतरिक्ष से धरती पर लौटने से संतुलन, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। कानों, मस्तिष्क में खास संतुलन प्रणाली को वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं। ये शरीर को स्थिर रखता है, लेकिन अंतरिक्ष में प्रणाली प्रभावित हो जाती है। ऐसे में सुनीता को शरीर के अंगों में तालमेल बिठाने में भी दिक्कत हो सकती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वैज्ञानिक सृजनपाल सिंह क्या कह रहे हैं। पहली समस्या होगी रेडिएशन की। सुनीता विलियम्स लगभग 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगी और इसका अर्थ यह होगा कि उन्होंने इतना सारा रेडिएशन सूरज से उनके अंदर आया होगा शरीर में, जो अगर हम इसकी तुलना करें तो इट विल बी इक्वल टू लगभग 1600 एक्सरेज उन्होंने 8 महीने में करवा लिया हो। इतना सारा एक्स्ट्रा रेडिएशन उनकी बॉडी में आया होगा, जिसका दुष्प्रभाव बॉडी पे पड़ता है और ये सबसे पहले उनकी जांच करी जाएगी कि इस
एक्सेसिव रेडिएशन का उनकी बॉडी पे क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है, उसको कैसे सही करें। सो पहली समस्या ये होगी। दूसरी समस्या ये होगी कि अंतरिक्ष में हमने बताया कि ग्रेविटी बहुत जरा सी है। इसका मतलब ये है कि इस जरा सी कमजोर ग्रेविटी में जब हम धरती पर रहते हैं ना, तो धरती के गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट अगर आप अपना हाथ उठाते हैं तो भी हाथ में एक्सरसाइज हो रही है। तो धरती का गुरुत्वाकर्षण अगर आप कोई कसरत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपसे कसरत करवा रहा है, लेकिन अंतरिक्ष में ये कसरत बंद हो जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। और तो आप सुन रहे थे सृजन पाल को। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।